वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को को फ्रांस की सहायता से उड़ीसा राज्य के दामनजोड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। थर्ड, एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को को सोवियत संघ की सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य के रेणुकूट क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और फोर्थ है, एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को को कनाडा की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उनको चूज करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है जो एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, बाल्को याद रखिए, ये किसकी सहायता से स्थापित की गई, तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में तो है, लेकिन ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, सोवियत यूनियन की सहायता से। सेकंड है, नाल्को को फ्रांस की सहायता से उड़ीसा राज्य के दामनजोड़ी में स्थापित किया गया, करेक्ट है। फिर हिंडाल्को की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसकी सहायता से स्थापित की गई थी, यूएसए, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर यूएसए होना था। फिर है हिंडाल्को के बारे में, कनाडा की सहायता से जेके नगर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई, ये सही है। तो हमें सेकंड और फोर्थ देखना है किसमें करेक्ट है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन देखिए, कुछ पासेस दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो मैच करके दिया गया है उसमें देखना कौन सा करेक्ट है। तो दक्कन पास दिया गया है, दक्कन पास दिया गया है दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय के मध्य। और 9 डिग्री चैनल किसके हो जाएगा, बिटवीन
लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट जो है पास वो गलत है, क्योंकि ये किसके बीच है दक्कन पास, ये है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, अर्थात ये जो लिटिल अंडमान है उसके बीच है, ना कि नॉर्थ अंडमान। गलत हो गया। 8 डिग्री चैनल करेक्ट है, 9 डिग्री चैनल भी करेक्ट है, 10 डिग्री भी करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाकी सारे करेक्ट हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल दिया गया है, उनसे मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट है। तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। फुलहर लेक से ये निकलती है। घाघरा नदी, इसी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती लद्दाख के। तो क्या आपको पता है लद्दाख में है मापचा चुंगो? गलत हो जाएगा। ये कहाँ है? ये तिब्बत में है। तो मापचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है और तिब्बत से निकलती है ये। चंबल नदी की बात की जाए तो ये एमपी में महू के पास विंध्य पर्वतमाला की जो जनापाव पहाड़ी है वहां से निकलती है, करेक्ट है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जो जिला है वहां से निकलती है, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत नहीं आता? बढ़िया सा क्वेश्चन है और देखिए समझिए इसको। राज्य का विधानमंडल, संसद, न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अभी तक हमेशा आपने प्रश्न कैसे देखे, भाग दे दिए गए, पार्ट्स या शेड्यूल दिए गए और मैच करने को दे दिया गया। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा, तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए जो लगे कि हाँ एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, मैंने गलत नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य का विधानमंडल। एक एक करके देख लेते हैं। जो भाग 5 है इसमें संघ सरकार आती है। ठीक है, तो संघ सरकार आती है आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, पार्ट 5 में। ठीक है, कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक किस में आएगी, वो आ जाएगी 1 में, अध्याय 1 जो चैप्टर 1 है। इसी में चैप्टर 2 संसद आएगा 79 टू 122। फिर चैप्टर 3 आता है जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, आर्टिकल 123। चैप्टर 4 में क्या आएगा, तब न्यायपालिका आ जाएगी। उसमें क्या होगा, तो न्यायपालिका आर्टिकल 124 से जो 147 तक है। चैप्टर 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आर्टिकल 148 से 151 तक। तो भाग 5 में संघ सरकार आती है जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है, और यहाँ पर जो नहीं आता है वो राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। याद रहेगा ना, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये याद रखिएगा। संसद आ जाएगा, ठीक है, चैप्टर 2 में। न्यायपालिका आ जाएगी, वो किस में आएगी, न्यायपालिका आएगी चैप्टर 4 में, यही पार्ट 5 का चैप्टर 4 जो है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक चैप्टर 5 में। याद रहेगा, भाग 5 अब संघ सरकार आती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, करेक्ट है। अभी मैंने बताया जैसे राज्यपाल का आया था, है ना, ऐसे ही राष्ट्रपति का एक साथ आपको दिया गया, या कोई और आर्टिकल इसमें आ गया, तब ध्यान रखने वाली बात होती है कि क्या इसमें कौन सा गलत है या कौन कौन से सही है। आर्टिकल 23 बालाश्रम तथा मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है, करेक्ट है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कंफ्यूजन कहाँ होती है, कार्यपालिका से विधायिका का पृथक्करण, विधायिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब यहाँ पे टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाती है। ये तो याद रहता है कि हाँ ये पृथक्करण दिया गया, लेकिन किसका, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान है, और आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति पद दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कोई भी आर्टिकल गलत नहीं थे, सारे सही दिए गए हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर देखिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 241 बी में दिए गए हैं। सेकेंड है, भारतीय संविधान की जो 12th शेड्यूल है इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण, जिम्मेदारी संबंधित प्रावधान है। थर्ड है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं। फिर भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में
74वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 द्वारा ये शेड्यूल जोड़ी गई। अब देखिए कौन कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, तो ये जो 12 शेड्यूल के बारे में सारे स्टेटमेंट हैं सब सही हैं, बस पहला गलत है क्योंकि इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 243 है, तो यहाँ पर 243 बी होगा ना कि 241 बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। 52nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। सेकंड है 1978 के 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। थर्ड, वर्तमान में केवल 11 मौलिक अधिकार है। बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? थोड़ा जोर दीजिए दिमाग पे और सोचिए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार कितने? पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटाया गया ना, अब कितने बचे? 6। पहला है धर्म की स्वतंत्रता, सेकंड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, फोर्थ है समानता का अधिकार, फिफ्थ है संवैधानिक उपचार, उसके बाद सिक्स्थ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे अधिकार मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोशिश कीजिए जितने भी डेली क्वेश्चन हो रहे हैं डेली मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, एक साथ मत इकट्ठा कीजिए कि पेपर आएगा फिर अचानक से पढ़ने बैठेंगे और फिर सोचेंगे कि फिर रोज रोज पूछेंगे मैम ये तैयार नहीं हो रहा, अब डर लग रहा है, अब ये प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हो। जो सीरियस बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है वो अपना रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर उनके कमेंट आते हैं और वो बता रहे हैं कि उनका वैसे प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए, डेली समय निकालिए खुद के लिए अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले, आर्टिकल 33, इसमें क्या है? तो भारत की संसद को सशस्त्र बलों को अर्धसैन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निरस्त करने को या फिर प्रतिबंधित करने की शक्ति है। सेकंड, भारत के संविधान के आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति का अधिकार अभी भी संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार है, हालांकि अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। थर्ड है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए पार्ट 4A में। सही उत्तर देखते हैं, तो इसका बहुत इजी है आंसर, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 54th क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, दोनों को रीड करिए, बताइए इनका सही उत्तर क्या है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सेकंड है, जो 70वां संशोधन अधिनियम है 1992 का, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल किया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति के देखिए चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते, अभी तक आपने नहीं तैयार किया तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अब ये कॉमन क्वेश्चन है। इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये जो 70वां संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, अब इसके तहत दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी हैं इन दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसी भी, आप याद रखिएगा, किसी भी कोई भी संसद हो या विधानसभा हो, यहाँ का किसी का भी जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगेन 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, बताइए करेक्ट कौन से हैं। पहला है 2019 के 103rd अमेंडमेंट के तहत राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था। सेकेंड है 2018 का 102nd अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसकी स्थापना कब हुई? 1993 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा। करेक्ट आंसर बताइए, हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जितने भी अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, जैसे कि आपने 70वां संशोधन अधिनियम अभी मेरे साथ पढ़ा,
103वां पढ़ा, 102वां पढ़ा। अब जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट आप क्वेश्चन के साथ वो अमेंडमेंट भी याद करते चलें, ये अब आपको नहीं भूलने चाहिए। 56 क्वेश्चन देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे इन क्वेश्चन से आपको आगे के क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके। और मैं चाहूँ तो सिर्फ आंसर बता के जल्दी से ये मैं ओवर भी कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मैं हर एक क्वेश्चन को बता रही हूँ कि ऐसा प्रश्न बना था पिछले एग्जाम में, ऐसा आ सकता है या आगे क्या चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका ये आंसर होगा। मैं डिटेल में जो बता रही हूँ क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं सिर्फ आंसर बता के भी बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग का टाइम इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर इससे हेल्प मिल रही है तो ही ज़रूरी है इतना ज़्यादा मुझे बताने की, अदरवाइज सिर्फ आंसर सुन के भी चल सकते हैं। तो अब हमें जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं अलग अलग देश के, और इनसे कौन कौन से प्रावधान लिए हैं हमारे देश में, हमारे संविधान में, उनके बारे में पूछा गया है। तो आयरलैंड का संविधान है, इससे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने न्यायपालिका ली है। ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल प्रणाली, और आयरलैंड से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कौन कौन से करेक्ट हैं जल्दी से देखिए। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से करेक्ट है। न्यायपालिका जुडिशरी 1935 से ही है, करेक्ट होगा। जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ब्रिटेन के संविधान से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो यूएसए से ली गई है, ना कि आयरलैंड से, बस गलत हो जाएगा। आयरलैंड से डीपीएसपीज भी लिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विभिन्न अधिकारियों को भारत की वरीयता तालिका के अनुसार व्यवस्थित करना, उच्च से निम्न तक, हायर रैंक से लोअर रैंक में अब हमें अरेंज करना है। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है, जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और राज्यसभा के उपसभापति हैं। इनमें से अरेंज करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन आएंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, भारत रत्न से सम्मानित जो भारत रत्न अवॉर्डेड पर्सन है उनकी रैंक आएगी, ठीक है, जो कि इनकी 7th ए है, रैंक 7A। फिर आप देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, इनकी रैंक 9 याद कर लीजिए। फिर 9A में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के उपसभापति 10th रैंक। अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप ये क्लास करना चाहते, मैंने भी आपको रैंक नहीं कराई है क्लासेस में, अगर आप करना चाहते कमेंट करके बताइएगा, ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 58 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतिम सरकार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ओके, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना और प्रसारण विभाग, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग, अब्दुल रब निस्तार के पास डाक और वायु विभाग, आई चुंद्रीगर इनके पास वाणिज्य विभाग, और इनमें से कौन से करेक्ट हैं आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। देखिए मैं करा चुकी हूँ अंतरिम सरकार से भी जो भी सदस्य हैं उनके विभाग, और जो स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल बना उसका भी कराया हुआ है। आपने वो क्लास नहीं की है, अवेलेबल है, कर लीजिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। राज्य दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष, जैसे कि एमपी की स्थापना वर्ष 1956, महाराष्ट्र की 1960, हिमाचल प्रदेश 1987 और अरुणाचल प्रदेश की 1971 दी गई है। देख लेते हैं। तो एमपी का स्थापना वर्ष 1956 है, महाराष्ट्र का 1960 है, हिमाचल प्रदेश का 1971 है और अरुणाचल प्रदेश का 1987 है। तो 2 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। सेकंड है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य आते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट है। और वो इनकरेक्ट क्यों है देखिए, नर्मदा नदी जल विवाद के न्यायाधिकरण में राजस्थान है, गुजरात है और यूपी नहीं आता, इसमें महाराष्ट्र आता है। ठीक है, महाराष्ट्र सही है, यूपी इसमें गलत दिया गया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है इन वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
अपना जो भी फीडबैक है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।